हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अनमोल मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड का रिव्यू करके बताने वाला हूं। तो वीडियो पर डिटेल में होगा। मैं आपको इसमें एक्सेल शीट में फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाऊंगा और मैं लास्ट में आपको कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कितने साल तक करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं वीडियो लाता हूं, तो जस्ट चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड, इसका अगर आप लॉन्च ऑन डेट देखिए तो 1 जनवरी 2013 है। तो इस फंड को बेसिकली देखा जाए तो 11.6 इयर्स हो चुके हैं। तो 11.6 इयर्स में इसका अगर आप रिटर्न देखें तो 23 कैटेगरी का रिटर्न देखें तो 23.22% तक का रिटर्न है। लेकिन इस फंड का अगर आप रिटर्न देखिए 11.6 इयर्स में तो 23.64% तक का रिटर्न है। मतलब ये कैटेगरी बीटिंग रिटर्न तो है ही। मतलब आप बड़ा मार्जिन से भले ही ना हो, लेकिन फिर भी आप इसको दोनों बराबर ही मान सकते हैं। कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है, तो यहाँ पे आप इसको डेफिनेटली मैं पॉजिटिव फीडबैक दूंगा। लेकिन आगे में पता चलेगा कि ये कितना रिस्क लेता है और क्या क्या ये अपने पोर्टफोलियो में रखता है। तो सेकंड हो गया आपका कैटेगरी रिटर्न। अगर आप देखिए 5 इयर्स को कंपेयर करें तो 5 इयर्स में आपको कैटेगरी रिटर्न 32.27% का रिटर्न है। लेकिन इस पर्टिकुलर फंड का अगर आप रिटर्न देखें 5 इयर्स में तो 29.13% का रिटर्न है। लेकिन ये मैटर नहीं करता, क्योंकि देखिए ऑल टाइम को हम कंसिडर करते हैं। क्योंकि देखिए आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ऑल टाइम के अगर आप देखें तो 11.6 इयर्स में तो डेफिनेटली इसने कैटेगरी को बीट करके रिटर्न दिया है। तो डेफिनेटली ये एक अच्छा खासा फंड आप कंसिडर कर सकते हैं। और 23.64% कंटिन्यूसली हर साल देना, और वो भी कंटिन्यूसली 11.6 ईयर्स तक देना, ये एक मैसिव रिटर्न डेफिनेटली है और बहुत बढ़िया आप इसको कंसिडर कर सकते हैं रिटर्न के मामले में। अब यहाँ पे मान लीजिए आपने इसमें 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया होता है कंटिन्यूसली 10 साल हर महीने, तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 1,20,000 रुपीज, और आपका जब 1,20,000 रुपीज कन्वर्ट हो जाता है 10 साल में 4,23,000 रुपीज में, 4.23 लाख रुपीज में। मतलब आप देख पा रहे हैं कि मतलब यहाँ पे जो है आपका पैसा है 3 गुना से भी ज्यादा हो गया है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपका अमाउंट डिपॉजिट होता है 1,20,000 रुपीज, और 1,20,000 रुपीज कन्वर्ट होकर 1,96,000 रुपीज बनना होता है, या 1.96 लाख आप मान सकते हैं। तो 1.96 लाख जो है वो आप यहाँ पे पैसा आपका डबल भी नहीं हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि मतलब इन्वेस्टमेंट की ताकत आपको दिख रही होगी। अब मान लीजिए आपने एफडी पे इन्वेस्टमेंट किया था, तो अमाउंट जो डिपॉजिट था वो 1,20,000 रुपीज, और 1,20,000 रुपीज कन्वर्ट होकर बन गया होता है 1,74,000 रुपीज में। तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट की ताकत दिख रही होगी, क्योंकि देखिए एफडी से बेटर जो रिटर्न दे रखा है गोल्ड ने, वो भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। और गोल्ड से तो बहुत ज्यादा रिटर्न दे रखा है इस पर्टिकुलर फंड ने, मतलब पैसे से 3 गुना हो गया, वहां पे तो डबल भी नहीं हुआ है। तो आपको इन्वेस्टमेंट की ताकत यहाँ पे दिख रही होगी। अब रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे अबव एवरेज रिटर्न है। देखिए अबव एवरेज इसलिए कैटेगरी के साथ कंपेयर करें तो ऑल टाइम रिटर्न अगर आप देखिए तो कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है। भले ही बड़े मार्जिन से बीट नहीं कर रखा है, लेकिन बीट तो कर रखा है, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं कि अबव एवरेज रिटर्न है। अब रिस्क वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो एवरेज है, मतलब दोनों के लगभग बराबर ही है। कैसे आपको अभी नीचे पता चलेगा रिस्क एंड रिटर्न रेशियो में जब हम बात करेंगे। तो रिस्क एंड रिटर्न रेशियो की बात करें लास्ट 3 साल में, तो यहाँ पे अगर आप बीटा देखें तो बीटा इसका 0.8 है इस पर्टिकुलर फंड का, और कैटेगरी का देखा था 0.8 है। तो दोनों का बराबर है। तो मैंने आपको बीटा की बात अगर करें तो ये बेसिकली बताता है कि वॉलेटिलिटी विद रेस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। तो हमें यहाँ पे वॉलेटिलिटी का पता चलता है। तो वॉलेटिलिटी अगर यहाँ पे बीटा अगर 1 से नीचे हो तो उसको आप कंसिडर कर सकते हैं ठीक ठाक फंड है। मतलब स्मॉलर कैप में फिर भी ये वॉलेटाइल है, 0.8 कुछ मतलब ज्यादा वॉलेटाइल होता ही है। लेकिन ये आप मत सोचिए कम है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्मॉल कैप फंड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई वॉलेटिलिटी दिखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो यहाँ पे 0.8 दोनों में है। तो देखो दोनों के बराबर ही आपका वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। अब स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली आपको बता दें कि आपका जो एवरेज रिटर्न है उससे कितना प्लस जा सकता है इस साल, कितना माइनस जा सकता है। जैसे एग्जांपल लीजिए, इस फंड का अगर मान लीजिए एवरेज रिटर्न 20% है, तो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन अगर इस पर्टिकुलर फंड का 15.33 है, तो आपका प्लस कर दीजिए 20 प्लस 15.33, मतलब 35.33% आपको रिटर्न मिल सकता है इस साल। या फिर आपको 20 से 15.33% माइनस कर दीजिए, मतलब आपको 4 पॉइंट कुछ परसेंट तक का रिटर्न मिल सकता है इस साल। तो आपका ये एवरेज आउट होता रहता है। तो यहाँ पे एक रेंज पता चल जाती है कि जो एवरेज रिटर्न से कितना प्लस मिल सकता है, एवरेज रिटर्न से कितना माइनस मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड डिविएशन कम हो तो ज्यादा अच्छा बेहतर बेहतर माना जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए इस फंड का और कैटेगरी का दोनों के बराबर है। तो रिस्क की बात करें तो दोनों बराबर ही है, मतलब दोनों कुछ माइनर डिफरेंस भी नहीं है। दोनों कैटेगरी का देखा जाए और इस पर्टिकुलर फंड का। और यहाँ पे अगर आप देखें तो रिटर्न के मामले में थोड़ा सा कैटेगरी बीटिंग रिटर्न दे देता है। लगभग आप बराबर ही मान सकते हैं, इसलिए इसका रिटर्न जो है दोनों बराबर ही है। अब यहाँ पे मिनिमम एसआईपी की बात करें तो यहाँ पे मैं नेगेटिव फीडबैक कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि देखिए बराबर ही रिटर्न दिया है आपको लगभग, और थोड़ा सा ज्यादा दिया है इस पर्टिकुलर फंड कैटेगरी से। और रिस्क दोनों बराबर ही ले रखा है, बीटा भी बराबर है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी बराबर है। तो कोई ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक नहीं दूंगा कि नेगेटिव फीडबैक नहीं दूंगा।
अब यहाँ पे आप मान लीजिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप, तो मिनिमम एसआईपी 500 रुपए से कर सकते हैं, जो कि देखिए आजकल स्टूडेंट लोग भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट लोग कर रहे हैं तो 500 रुपए एकदम परफेक्ट है, कोई ज्यादा बुरा नहीं है। और वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना लमसम करना चाहते हैं 5,000 रुपए से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे लॉक इन पीरियड की बात करते हैं, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, कभी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी आप एग्जिट मार सकते हैं। अब यहाँ पे एयूएम साइज की बात करते हैं, एयूएम बेसिकली क्या होता है कि आपका फुल फॉर्म होता है इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो आपको इसमें पता चलता है कितना पैसा इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टेड है। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो 14,475 करोड़ रुपीस तक का इन्वेस्टमेंट है हो रखा है इस पर्टिकुलर फंड में। तो मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है, आपका जब फंड अगर 10 साल से पुराना है और 15 साल से के बीच में है, 10 से 15 साल के बीच में है, तो आपका अगर एम साइज 10,000 करोड़ रुपीस से लेकर 30,000 करोड़ रुपीस के बीच में है, तो उसको एक अच्छा खासा फंड माना जाता है। क्योंकि देखिए अगर आपका कम रहता है तो क्या आपको डर क्या रहता है कि मतलब यहाँ पे एक वेल एस्टेब्लिश फंड नहीं है, लोग का भरोसा नहीं है, तभी इस पर्टिकुलर फंड में ज्यादा इन्वेस्टेड नहीं है अमाउंट, तो आगे लिक्विडिटी इशू भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे जो है एम साइज कम रहता है तो थोड़ा बहुत दिक्कत आती है कि लॉन्ग टर्म में अगर आपका मतलब अगर फंड बहुत पुराना है और एम साइज अभी भी कम है, तो लोग का भरोसा नहीं है, तो इसलिए आपको भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर एम साइज ज्यादा रहता है तो प्रॉब्लम नहीं आती कि फंड मैनेजर को मैनेजमेंट में दिक्कत आती है, कभी कभी क्या करते हैं एसआईपी बंद कर देते हैं, कभी कभी बोलते हैं कि लमसम बंद कर देते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट में दिक्कत आती है। लेकिन वो भी डिपेंड करता है, फंड मैनेजर अगर मैनेज कर लेता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एम साइज एक पार्शियल इफेक्ट लेता है, कोई ज्यादा बड़ा इफेक्ट नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर एम साइज की बात करें एकदम परफेक्ट है, 10 साल से पुराना है और 15 साल के बीच में है, तो आप देखा जाए तो 15,475 करोड़ एकदम परफेक्ट एम साइज है, कोई बुरा नहीं है, इसमें पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। अब एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं, एक्सपेंस रेशियो बेसिकली बताता है कि आपका ये पर्टिकुलर जो फंड में आपको कितना मैनेजमेंट फीस देना पड़ता है। मैनेजमेंट फीस देखिए आपको देना तो पड़ेगा, क्योंकि देखिए आप तो दिमाग लगा नहीं रहे हैं, दिमाग जो लगाने वाला आपका फंड मैनेजर है। फंड मैनेजर खुद फंडामेंटल एनालिसिस करके आपका जो पैसा है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसको एज ए मैनेजमेंट फीस कुछ हिस्सा तो देना बनता है, क्योंकि वो आपको इंटरेस्ट दिलवा रहे हैं, आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं, तो उनको एज ए मैनेजमेंट फीस देना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर 1% से नीचे हो उसे एक अच्छा खासा माना जाता है, लेकिन जो मैंने क्राइटेरिया सेट कर रखा है 0.7% से नीचे उसको एक अच्छा खासा मान सकते हैं। क्योंकि देखिए 1% या 0.9% या 0.8% ये लॉन्ग टर्म में आपका लाखों करोड़ों का डिफरेंस बन जाएंगे। तो यहाँ पे अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.91% है, आप इसको 1% से नीचे मान सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको एक पॉजिटिव फीडबैक नहीं दूंगा। यहाँ पे मैं आपको नेगेटिव फीडबैक भी नहीं दे सकता, क्योंकि क्राइटेरिया सेट करें 1% से नीचे, तो 1% से नीचे है, लेकिन मेरे हिसाब से 0.7% से नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पे ना तो पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है ना तो नेगेटिव फीडबैक आ रहा है, एकदम बीचों बीच आप इसको मान सकते हैं। थोड़ा सा कम हो सकता था यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो, लेकिन थोड़ा ज्यादा इन्होंने एक्सपेंस रेशियो कर रखा है, तो ये एक बुरी बात है। मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक रखूंगा। अगर पे टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे अगर मान लीजिए अपने 1 साल से पहले आपने एग्जिट मान लिया, प्रॉफिट बुकिंग कर ली, तो आपको 20% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। अगर मान लीजिए अपने 1 साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो आपको 12.5% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे, अगर आप इंडियन इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं तो। और अगर मान लीजिए आपने 1 साल पहले एग्जिट मान लिया तो आपको 1% तक एग्जिट लोड देना पड़ेगा, 1 साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो आपको कोई एग्जिट लोड देने की जरूरत नहीं है। अब सबसे मेन बात पे आते हैं वो आपका मार्केट कैपिटल। तो मार्केट कैपिटल में देखा जाए तो इन्होंने मिड कैप में 11.98% तक का एलोकेशन कर रखा है, स्मॉल कैप में इनका 78.24% तक का एलोकेशन है, और लार्ज कैप में 4.96% तक है, और अदर्स मतलब कैश और डेप्ट में इनका 4.6% तक एलोकेशन है। तो देखा जाए तो यहाँ पे एक रिस्की फंड है, डेफिनेटली एक स्मॉल कैप है तो रिस्की फंड रहेगा, तो 78% तक का एलोकेशन स्मॉल कैप में रहेगा ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो मिड कैप में भी इन्होंने थोड़ा बहुत दे रखा है, और लार्ज कैप और अदर्स में मतलब यहाँ पे मैंने कई सारे फंड देख रखे हैं जिन्होंने 85 या 80 या 90% तक का भी स्मॉल कैप एलोकेशन ले रखा है, लेकिन यहाँ पे 78% तक ले रखा है। थोड़ा बहुत यहाँ पे रिस्क, थोड़ा सा मतलब रिस्की फंड डेफिनेटली है, लेकिन थोड़ा सा कम रिस्क लेने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे रिस्की फंड इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो इसके मामले में मैं यहाँ पे ना तो पॉजिटिव फीडबैक दूंगा ना तो नेगेटिव फीडबैक दूंगा, मैं बोलूंगा ठीक ठाक सा मार्केट कैपिटल है, इसमें इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ये इन्होंने ठीक ठाक कर रखा है। सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में 29.08% तक का एलोकेशन है, फाइनेंशियल सर्विसेज में 21.62% का एलोकेशन है, कंज्यूमर साइक्लिकल में 14.72% का एलोकेशन है, हेल्थ केयर सेक्टर में 7.08% का एलोकेशन है, बेसिक मटेरियल्स में 6.58% का एलोकेशन है, रियल एस्टेट में 6.15% का एलोकेशन है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 6.12% का एलोकेशन है, कंज्यूमर डिफेंसिव में आपका 5.24% का एलोकेशन है, एनर्जी सेक्टर में 1.08% का एलोकेशन है, लास्ट में कम्युनिकेशन सर्विसेज पे 0.58% का एलोकेशन है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक दूंगा, क्योंकि देखिए आपका जो सेक्टरल एलोकेशन होना चाहिए तो प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। आप देख पा रहे हैं कि जो ऊपर के जो 3 सेक्टर्स है
इंडस्ट्रियल्स, फाइनेंशियल सर्विसेज और कंज्यूमर साइक्लिकल, इनका जो सबसे ज्यादा भरोसा ये तीनों फंड में है, तीनों सेक्टर्स में। अगर ये तीन सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं, आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देंगे। तो यहाँ पे और थोड़ा डाइवर्सिफाई हो सकता था। मैंने जो क्राइटेरिया सेट कर रखा है, जैसे आपका 10% से ज्यादा हो या फिर 15% से ज्यादा हो, तो टोटल आपको 5 सेक्टर में मिनिमम डाइवर्सिफाई करना चाहिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो 3 सेक्टर में इन्होंने डाइवर्सिफाई ज्यादा कर रखा है और बाकी में थोड़ा 3, 4, 5% तक ही डाइवर्सिफाई कर रखा है। तो थोड़ा और डाइवर्सिफाई हो सकता था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने थोड़ा कम डाइवर्सिफाई कर रखा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक दूंगा सेक्टर एलोकेशन के मामले में। फंड मैनेजर की बात करें तो यहाँ पे 3 फंड मैनेजर है। पहला है आर जनक्रमन, इनका एक्सपीरियंस है 13.51 ईयर्स का। और सेकंड जो है आपका संदीप मनम, तो इनका एक्सपीरियंस है 2.79 ईयर्स का। और थर्ड जो है आपका अखिल कलूरी, इनका एक्सपीरियंस है 1.90 ईयर्स का। तो एक्सपीरियंस के मामले में देखिए, एक फंड मैनेजर ज्यादा एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है, क्योंकि उनका आप हिस्ट्री ट्रैक कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो आर जनक किरमन है, इनका एक्सपीरियंस है 13.51 ईयर्स है। तो यहाँ पे आप इनका पास रिटर्न जान सकते हैं, आप इनकी स्ट्रैटेजी जान सकते हैं कि इनका क्या क्या स्ट्रैटेजी रहता है कि एक अच्छा खासा रिटर्न दिलवा सकते हैं। आपको क्या क्या ये पर्टिकुलर मतलब ये ऐसा क्या पाथ फॉलो करते हैं कि फंड में क्या क्या स्टॉक्स रखते हैं। तो आपको कई चीजें आप इनकी हिस्ट्री ट्रैक कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज है। तो पॉजिटिव फीडबैक रहेगा फंड मैनेजर के मामले में। और 3 3 फंड मैनेजर है, तो बढ़िया, मैं यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक दूंगा। रेटिंग की बात करें तो ये 3 आउट ऑफ 5 रेटिंग रहेगा। रीजन यहाँ पे 3 आउट ऑफ 5 रेटिंग ये है क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो 0.91% है। तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आप बेंचमार्क को जो है बीटिंग रिटर्न नहीं, आप मतलब बीटिंग रिटर्न भले ही बड़ा माइनर डिफरेंस है। और यहाँ पे अगर देखिए तो बीटा स्टैंडर्ड डिविएशन लगभग बराबर है, मतलब रिस्क जो है बराबर लगभग चल रहा है। और यहाँ पे आपको रिटर्न लगभग बराबर ही दे रहा है कैटेगरी के। और यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर बेंचमार्क या फिर कैटेगरी में अगर रिटर्न आपको लगभग बराबर ही मिल रहा है, तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है, तो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा लॉस आपको होने के चांसेस है। तो ज्यादा आप यहाँ पे रिटर्न मतलब जो रिटर्न आपको जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पे एज ए मैनेजमेंट फीस थोड़ा ज्यादा देंगे। तो यहाँ पे एक नेगेटिव फीडबैक दे रहा है। और सेकंड नेगेटिव फीडबैक यहाँ पे है कि यहाँ पे आप देख पाएंगे जो सेक्टरल एलोकेशन है, यहाँ पे थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन हो सकता था, लेकिन कम इन्होंने डाइवर्सिफाई कर रखा है। तो यहाँ पे एक नेगेटिव फीडबैक रहेगा। और बाकी देखा जाए तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 1000 रुपए हो सकता था, लेकिन 5000 रुपए रखा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक बन जा रहा है। लेकिन बाकी देखा जाए तो ओवरऑल एक ठीक ठाक सा फंड है, कोई ज्यादा पुराना नहीं है। और सबसे बड़ी बात एक और चीज बता दूं कि यहाँ पे मैंने थोड़ा 3 आउट ऑफ 5 दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे जो इनका थोड़ा हिस्ट्री इतना खास नहीं है। अगर आप देखेंगे इनका, अगर पुराने में अगर आप न्यूज में भी देखेंगे, इनके पास थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आई थी। तो ट्रैक रिकॉर्ड जो है इनका थोड़ा अच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, ये नहीं कि आपका पैसा लेकर भाग जाएगा, क्योंकि ये रेगुलेशन सेबी की थ्रू है। सेबी लेकिन घपला ये कुछ कर नहीं सकते, आप ये भी समझ लीजिए, क्योंकि सेबी जो है इसको सब देख रेख कर रहा है। तो आपका पैसा अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको रिटर्न मिल रहा है, तो डेफिनेटली आपको पैसा मिल जाएगा, कोई ज्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करने को नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है तक कुछ खास नहीं है। अगर आप देखिए 2020 के बाद थोड़ा बहुत इन्होंने अभी एक नया फंड लॉन्च किया है। तो थोड़ा बहुत इनका प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए रिटर्न के मामले में इन्होंने ठीक ठाक सा रिटर्न दिया है। आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन सारा पैसा इस पर्टिकुलर फंड में मत करिए, क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड है। स्मॉल कैप फंड में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका टाइम फ्रेम 7 से 10 साल होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आप वेट करते हैं। और एसआईपी चूज करिए, इसमें कभी लमसम मत करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि लमसम में क्या होता है कि यहाँ पे आपको पता नहीं होता कि क्या मार्केट अप है या नीचे है। तो चीजें ये प्रॉब्लम हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो आप एवरेज आउट करिए पैसा अपना, एसआईपी करके करेंगे तो ज्यादा आपको सही रहेगा। तो ये आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, सारा पैसा मत लगाइए, कम थोड़ा पैसा लगा सकते हैं। आप कोई दूसरे स्मॉल कैप भी रिसर्च कर सकते हैं। एग्जांपल ले लिया आपका स्मॉल क्वांट का स्मॉल कैप फंड, आपका कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, कोटक का स्मॉल कैप फंड है। उसके बाद आपका बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड है। तो ऐसे कई सारे आपको स्मॉल कैप फंड मिल जाएंगे जो कि इससे थोड़ा बेहतर आपको लगेंगे। तो आप उसमें भी रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप खुद रिसर्च करके करिएगा। ये नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने भाग के जाके इन्वेस्टमेंट कर दिया। लेकिन मेरे हिसाब से ये फंड ठीक ठाक सा फंड है, कोई इसमें बुराई नहीं है। लेकिन सारा पैसा इस पर्टिकुलर फंड में मत लगाइए, क्योंकि ये एक तो स्मॉलर कैप कंपनीज है फंड है, मतलब छोटी कंपनीज का फंड है। तो यहाँ पे आपका लिक्विडिटी इशू अगर लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे थोड़ा बहुत फेस करने को मिल सकता है। अगर आप देखेंगे मैसिव रिडम्पशन जब आता है, कोई पैंडेमिक लाइक सिचुएशन है, ऐसा कुछ सिचुएशन आता है, तो लेकिन आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिए। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं चल रहा करता हूँ। थैंक यू।